एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सैंपल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाला जो वीडियो आया था पार्ट 1, उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर के जो है डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सैंपल पेपर के आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप लोग ये मत सोचना कि अभी जैसे इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक तो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग जो है क्यों अभी से सैंपल पेपर को पढ़ें। तो देखो, एक समझदार आदमी वही होता है जो कि मुसीबत से पहले या एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखता है। तो आप अगर बाकी लोगों जैसा ऑर्डिनरी आदमी जैसा बनना चाहते हो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के एक हफ्ते बाद पढ़ूंगा, या एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, बाद में तो नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, एक दिन पहले पढ़ लूंगा, अगर इस तरीके की आपकी आइडियोलॉजी है तो फिर समझ लो कि आपका रिजल्ट जो है थोड़ा सा खतरे में है। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन करना चाहते हो और एग्जाम के दिन आराम से चैन से सोना चाहते हो और अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो मेरे सैंपल पेपर्स की जो सीरीज आ रही है आप उसको आराम से पढ़ो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे इस बार के वीडियोस में मैं क्या करूंगा, आपसे आपको मैं व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही मैसेज किया करिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब व्हाट्सएप में नंबर मिला हुआ है उनको, तो वो थोड़ा इररिस्पेक्टिव बातें करते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ अगर आपको जानना भी होगा कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करें, अपना प्लान कैसे बनाएं, अपना एम कैसे डिसाइड करें, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन आप जो है अदर देन जो पढ़ाई से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और वापस से मैं वही बोलना चाहूंगा कि मुसीबत से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। चाहे इस साल इस महीने के सिलेबस में ये ऑब्जेक्ट ये टॉपिक हो या ना हो, डजेंट मैटर। आप स्कूल में क्या चल रहा है डजेंट मैटर, आप अपनी स्कूल वाली पढ़ाई भी करो, असाइनमेंट भी करो। मैं इस बार के असाइनमेंट के वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करूंगा पहले ही। जिस दिन असाइनमेंट आएगा उसके नेक्स्ट डे तक आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिंपल सा चीज ये है कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करो। पहले है सिलेबस में, बाद में सिलेबस में ये डिस्कशन जो है, जो जो कमजोर लोग होते हैं ना वो एक्सक्यूज देते हैं कि ये तो अभी हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो हम क्यों सॉल्व करेंगे, तो ये एक्सक्यूजेस आपको नहीं देने हैं। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न 12। देखो क्या दिया है, निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए, या इंग्लिश में बोले तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन जो है हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डेटा है इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो जो हमारे पास है देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका हल या इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। देखो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन आप करोगे, पहले तो दिया हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो आप उस टेबल को बना लोगे। यहाँ पर आप क्लास लिखना और हिंदी में जो है वर्ग लिखना, फिर इस तरीके से एक कॉलम बनाना और फिर यहाँ पर लिखना फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे वो आवृत्ति सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर देखो, जो भी हिंदी मीडियम वाले जो वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सैंपल पेपर जो है मैथ्स के सारे मतलब मैथ्स के और साइंस के दोनों लैंग्वेजेस में आने वाले हैं। तो अपनी पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कीजिए। सो ये है देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो इसको लिखते हैं, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट है 40 to 50। तो 40 to 50 तक हो गया हमारे पास। अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 10, 15, 4, 10, 15, 4, 10, 15, 8, 3। तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो, जब आपको मीडियन निकालना हो, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका निकालना हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर करना पड़ता है और उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, देखो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचयी आवृत्ति। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, संचयी आवृत्ति जो है निकालनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, तो ये जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज रहेगी। जब आप दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, तो इस 4 को इस 10 के साथ ऐड करोगे और यहाँ लिखोगे। मतलब ये एरो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसा एरो नहीं डालोगे। यहाँ पर आएगा ये 29, फिर 29 को 8 के साथ ऐड करोगे, मतलब इसको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, फिर लिखना है। तो 29 और 8 कितना हो जाएंगे 37, 37 और 3 मिलकर हो जाएगा 40। तो ये एरो आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, मैं बस आपको बता रहा हूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पर आपका मीडियन ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, वो होता है n। तो यहाँ पर जब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप यहाँ पर निकालोगे मीडियन क्लास, और जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में माध्यिका वर्ग। आप माध्यिका वर्ग, मैं स्टैटिक्स पर जो है एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लो कि ये इस तरीके से निकलता है। तो मीडियन क्लास माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है, तो n अपॉन में टूथ आइटम। तो n की वैल्यू कितनी है 40, 40 अपॉन में 2 मतलब 20। अब ये जो 20 आया है ना, ये 20 देखो सबसे ज्यादा नजदीक इनमें से किसके है, तो 20 जो है सबसे ज्यादा नजदीक आप बोलोगे सर 14 के। लेकिन जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मीडियन क्लास की वैल्यू निकल कर आती है, माध्यिका वर्ग की वैल्यू निकल कर आती है, जैसे इस केस में 20 आया है, तो इस 20 को हम लोग देखेंगे कि 20 के बाद जो सबसे नजदीक वाली वैल्यू कौन सी, मतलब 20 से बड़ा, या तो 20 खुद ही होना चाहिए या 20 से बड़ा सबसे पहला वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पर जो 14 है, ये जो 14 है तो 20 से छोटा है, तो ये इसके नजदीक तो है, लेकिन इसको हम लोग लेंगे नहीं। लेंगे किसको, जो 20 से बड़ा हो। तो जो 20 से बड़ा है वो कौन सा है 29 है। तो याद रखना, जब आपके पास n की वैल्यू आएगी माध्यिका में, तो n की वैल्यू जो भी आएगी उसके आसपास की सबसे बड़ी वैल्यू देखना। जैसे ये 14 है, 14 उसके आसपास की वैल्यू है लेकिन उससे छोटा है, तो इससे बड़ी वैल्यू देखना। तो 20 के आसपास के सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, या सबसे पहली फर्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर आपका मीडियन क्लास। तो यहाँ पर ये हो गया आपका मीडियन क्लास जो है हो गया। अब देखो मीडियन या माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो मीडियन, या इसको एमी लिखते हैं, तो इंग्लिश में भी आप एम ही लिखना। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब ये सारी चीजें क्या होती है देखो, तो ये जो मीडियन क्लास है ना, इस मीडियन क्लास में इसको ये जो 20 से लेकर 30 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये जो L1 की जो वैल्यू है ना, वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू होती है। तो इस केस में L1 की वैल्यू कितनी है 20 है। फिर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, और नीचे में कितना है 2, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 2। फिर CF की वैल्यू कितनी है देखो, तो CF की वैल्यू जब आप लोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि CF की वैल्यू मीडियन क्लास से नहीं लेनी है, मीडियन क्लास के ऊपर से लेनी है। इस चीज को, इस मीडियन वाले क्वेश्चन के हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मीडियन क्लास आपका निकल कर आएगा, उस मीडियन क्लास में जो है आपको क्या करना है, मीडियन क्लास में ऊपर वाली वैल्यू को जो है आपको लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 14, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति जो मीडियन क्लास की है वही रहेगी। तो यहाँ पर आवृत्ति कितना है 15। फिर इनटू में कितना देखो एज, एज का मतलब होता है ये जो वर्ग दिया है ना, इस वर्ग में कितने कितने का अंतराल है, देखो 10-10 का अंतराल, यहाँ पर 10 का गुणा जो है हम लोग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे देखो, यहाँ पर, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ है हमारे पास 20, और 40 अपॉन में 2 मतलब कितना आएगा 20 ही आएगा, लेकिन ये 20 ऊपर है, 20 माइनस 14/15 इंटू 10। तो ये कितना आएगा देखो 20 प्लस यहाँ बचेगा 6/15 और 10, तो ये हो जाएगा 2 5 जा, और ये हो जाएगा 3 5 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ 2 बचा और 2 2 जा 4 बचा। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आंसर है 24 इसका मीडियन जो है होगा। तो अगर आप इस वीडियो को काफी देर बाद देख रहे हो, एग्जाम के नजदीक टाइम पर देख रहे हो, तब आपको ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसानी से समझ में आएगा।
लेकिन अभी आप एट प्रेजेंट देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये मीडियन जो है समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इजी है। आपको क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको संचयी आवृत्ति मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से जोड़ जोड़ कर आपको लिखना है। फिर एन की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आपको मीडियन क्लास निकालना, मतलब माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा, एन को 2 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के उसके आसपास की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, या उसके आसपास की सबसे फर्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपको चेक करना है। तो जैसे ये 20 है तो 20 के आसपास का नजदीक वैल्यू कौन सा था, 14 था, लेकिन 14 उससे छोटा है। तो याद रखना जो n/2 की वैल्यू आएगी ना उसमें से उससे हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी है। या अगर मान लो यहाँ पर 20 खुद ही होता तब हम लोग लेते 20 को। तो या तो जो वैल्यू निकल कर आया है वो, या उससे सबसे पहली बड़ी वाली वैल्यू जो होगी उसी को आपको लेना है। तो उसके बड़ी वैल्यू कितनी थी, 29। फिर इसको हमने क्या बता दिया कि ये हमारे क्या माध्यिका वर्ग है। फिर माध्यिका वर्ग में निम्न सीमा होता है और ये उच्च सीमा होता है। तो ये जो लोअर लिमिट है ये हमारा बनता है L1। L को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर, इसीलिए यहाँ पर L1 लिखते हैं। फिर n/2, तो n तो हमने निकाल दिया है, अपॉन में 2, और CF मतलब संचयी आवृत्ति। जब फॉर्मूला में संचयी आवृत्ति रखोगे तो मीडियन क्लास की नहीं रखोगे, उससे ऊपर वाली वैल्यू को रखोगे और नीचे में आवृत्ति और गुणित कितने का अंतराल है इन सब में। तो आंसर हमारा आ गया 24। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखो इसके अथवा में दिया हुआ है कि या ये तो हो गया पहला चीज जिसमें हमको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको इस वाले क्वेश्चन में बहुलक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, सॉरी मोड बोलते हैं, ठीक है। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं इंग्लिश में मोड। तो मोड कैसे निकलेगा, तो देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लास, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर एक लिखोगे आप क्लास जो इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले वर्ग। फिर यहाँ पर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। तो ये हो जाएगा आवृत्ति। फिर आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए मतलब बहुलक निकालने के लिए आपको CF निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो आपके पास दिया क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही तक हमको दिया हुआ है, 40 से जो है 50 तक। अब इसमें क्या क्या वैल्यू है देखो, 4, 5, 16। तो यहाँ है हमारे पास 4, 5, 16, 12, 3, 12, 3। देखो जब आपको मोड निकालना हो और बहुलक निकालना, मोड या फिर बहुलक, तो कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो L1 प्लस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो जैसे कि मीडियन जब निकाल रहे थे तो आप वहां पर मीडियन क्लास निकाल रहे थे, मतलब माध्यिका वर्ग निकाल रहे थे। और माध्यिका वर्ग कैसे निकल रहा था, n को 2 से डिवाइड करके। लेकिन जब आप बहुलक निकालोगे ना तो बहुलक में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किस कॉलम को देखोगे, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखोगे, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16। तो जिस तरीके से वहां पर माध्यिका वर्ग बनता था इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा बहुलक वर्ग, और इसको हम लोग बोलेंगे मोड क्लास। मोड क्लास, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग, जो है हम लोग इसको बोलेंगे। अब बहुलक वर्ग में ये जो f है ये होगा तुम्हारा, ये जो होगा ये वाली वैल्यू बनेगी तुम्हारी फॉर्मूले में। देखो जो जो फॉर्मूले में है ना सारी वैल्यूज मैं बता रहा हूँ क्या है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 16 ये बनेगा F1, इसके ऊपर वाला बनेगा F0, इसके नीचे वाला बनेगा 2। तो देखो 0, 1, 2, समझ में आ गया। तो आपको मिल गया सारी फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद L1 कौन सा होगा, तो जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा कौन सा है, 20, ये बनेगा L1। हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से बुक में और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो L1 के जगह आप रखोगे 20, F1 की वैल्यू है 16, F0 की वैल्यू है 5, उसके बाद 2 इंटू F1 है ना, 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 16, फिर माइनस F0 है 5, F2 है उसके बाद 12, और H मतलब इन सब में कितने का गैप है, आंसर है 10 का गैप है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 16 दूने 32,
और 12 और 5 कितना होता है 17, यहाँ आ जाएगा 10। फिर यहाँ कितना आएगा देखो 20 प्लस 11 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 10, तो 2 5 6 10 मतलब और 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा देखो 20 प्लस ये हो जाएगा 11 2 जा 22 अपॉन में 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम होकर ये हो जाएगा 60 और यहाँ प्लस आएगा 22 अपॉन में 3, या एक काम करना 22 को 3 से भाग करना, जो आएगा उसको 20 के साथ जोड़ देना, या आपका क्या हो जाएगा आंसर जो है हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो प्रश्न संख्या 13, ये जो प्रश्न संख्या 13 है ना, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, मतलब सरल रेखा का क्वेश्चन है। तो देखो सरल रेखा का क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, तो मूल बिंदु मतलब होता है हमारा ओरिजिन, तो मूल बिंदु या ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है 0,0 होता है। तो एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0 से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब होता है स्लोप, ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 2,3 से भी होकर जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला होगा प्रवणता, या इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो ये क्या होता है, सिंपल सा इसका मतलब होता है ढलान। जैसे आप रोड में जाते रहो तो रोड इस तरीके से जाते रहते हो, अचानक से आपको सामने इस तरीके से क्या आता है, ब्रिज आता है कि नहीं, तो ब्रिज इस तरीके से रहता है। तो ये जो ग्राउंड था, ग्राउंड से ये कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, कितना कोण उठा हुआ है, इसी को बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं ढलान। तो हमारे पास जो अभी लाइन है वो लाइन देखो कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक रेखा होगा। तो ये जो रेखा है देखो एक्स अक्ष के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो यही चीज हमको निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, जब आपको दो बिंदु पता हो या दो पॉइंट्स आपको पता हो, जब आपको स्लोप निकालना, स्लोप या फिर प्रवणता, तो स्लोप या प्रवणता को हम लोग यहाँ पर लिखा लेंगे, देखो स्लोप या फिर इसी को बोलते हैं प्रवणता, और इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं, एम से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इसमें से मान लो पहली वाली जो वैल्यू है वो है x1 y1 और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो है x2 y2। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो m बराबर कितना होगा, देखो y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू -2 है, तो कितना आएगा -3 अपॉन में -2, माइनस माइनस कैंसल 3/2, तो ये हमारा आंसर है 3 अपॉन में 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ और आप लोग कमेंट करके बताते जाओ आपको और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट के थ्योरीज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसी पर वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सैंपल पेपर तो आते ही रहेंगे और मैं भी आपको क्या करूंगा अपने साइड से, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हर सब्जेक्ट पे जो है मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में इजी हो। चलो, या सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया देखो, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, या मतलब बोल रहा है कि y द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस। देखो y एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है या कोई पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में अगर कोई भी बिंदु है, तो कोई भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y एक्सिस में हमेशा x की वैल्यू 0 होती है और वो होगा 0, y। उसी तरीके से x एक्सिस में अगर एक बिंदु की बात करें, तो एक पॉइंट की बात करें, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु a 5, -2 और 3, 4 से समदूरस्थ है। इंग्लिश में क्वेश्चन है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is on y axis and which is in the equidistance from point this and this। अब याद करो इस टाइप का क्वेश्चन मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए ये समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायग्राम में ये क्या बोल रहा है, मतलब क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो थोड़ा सा जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात बोल रहा है और क्या चीज आपको निकालनी है। तो वो बोल रहा है, ये मान लो हमारा x एक्सिस है, ये मान लो हमारा y एक्सिस है, तो ये बोल रहा है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट है कोई भी करके। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखना,
माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y है। इंग्लिश में लेट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, y और उस बिंदु का नाम है मान लेते हैं a। तो a एक कहीं पर भी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0, y। अब ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का मतलब इस पॉइंट का 5, -2 और 3, 4। तो देखो 5, हमारे a इज इक्वी डिस्टेंस। अब हिंदी में लिखना कि ये बिंदु समान दूरस्थ है किससे? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, समान दूरस्थ है 5, -2 और 3, 4 से करके। तो 5, -2 एंड 3, 4। तो यहाँ पर इन बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। एक बार हिंदी में और बता देता हूँ। माना कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु A है और उसका निर्देशांक 0, y है और ये बिंदु A 5, -2 और 3, 4 से समदूरस्थ है। अब देखो 3, 4 मतलब दोनों x की भी वैल्यू प्लस y की भी वैल्यू प्लस, तो ये कहाँ पर आएगा? पहला क्वाड्रेंट में। तो मान लेते हैं ये बिंदु है B और B के निर्देशांक है 3, 4। अब ये x की वैल्यू क्या है? प्लस है और y की वैल्यू क्या है? -2 है। तो ये कहाँ पर आएगा? तो आंसर है ये आएगा यहाँ कहीं पर। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु C है और उसका निर्देशांक है 5, -2। क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में ही क्या होता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव जो है होती है। अब A से लेके इस बिंदु B का दूरी और A से लेके C तक की जो दूरी है वो समान है। तो हमको इस y का वैल्यू जो है हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मतलब सिंस A से लेके B तक का दूरी AB डिस्टेंस, या AB लिखने के बजाय आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ AB। AB की दूरी बराबर है किससे? डिस्टेंस ऑफ AC से। मतलब A से लेके B तक की दूरी और A से लेके C तक की दूरी क्या है? बराबर है। तो अगर दो बिंदु अगर मान लो हमारे पास हैं x1 और y1 और x2 और y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था? मान लो ये P है और मान लो ये Q है। तो P और Q के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखना, ये जो दूरी वाला फॉर्मूला है ना, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पूछ देता है। तो फॉर्मूला याद रखना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखो A से लेके B तक की दूरी, तो A से लेके B तक की दूरी में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये समझ में आए। मान लेते हैं कि ये हमारा है x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। इसको आप चाहो तो पेंसिल से एग्जाम में दिखा भी सकते हो ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है? x2 - x1। तो यहाँ पर x2 की जगह है 3, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और यहाँ है y का स्क्वायर इज इक्वल टू A से लेके C तक का डिस्टेंस। तो A की वैल्यू ये है x1 y1 और इस केस में A से लेके C तक के लिए ये है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ भी आप x2 y2 लिखते हो, यहाँ भी लिखते हो। तो AB की जब बात करेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। AC की जब बात करेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास x2 - x1 है, मतलब 5 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर है y2 -2 है और y है हमारा माइनस का स्क्वायर। अब देखो इसको हल कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो देखो कि जब तक दोनों साइड का जो वर्गमूल है जब तक वो नहीं हटेगा तब तक जो है कुछ नहीं किया जा सकता। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा? 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4। अच्छा स्क्वायरिंग किए थे ना, एक मिनट ना, दोनों पक्षों का वर्ग किए थे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों साइड से स्क्वायर तो हट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, फिर इसको हटाऊंगा। तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ आएगा -2 माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग जब किए हैं
तो इस तरीके से दोनों पक्षों में वर्ग आएगा और वर्ग और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ये और स्क्वायर कैंसिल, ये और ये स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो 9 प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, देखो 9 प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 25 और कितना है 25 प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो प्लस यहाँ आएगा -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है होता है। तो देखो यहाँ पर 9 a के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, b के जगह y है तो y का स्क्वायर, फिर -2 a के जगह 4 है, b के जगह y है, फिर यहाँ है 25। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -2 को यहाँ लिखते हैं, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस और यहाँ लिखता हूँ माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों इसको मैंने प्लस क्यों लिखा, ताकि हम लोग यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है लगा सकें। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, तो आंसर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर इसको आपने प्लस कैसे लिख दिया, यहाँ तो माइनस था। तो देखो बस मैंने माइनस का जगह चेंज किया है, क्योंकि जब ये कोष्ठक ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस और माइनस फिर से गुणा होकर माइनस ही हो जाएंगे। लेकिन बस मैं यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया और माइनस को ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 दूने 8 वाई। अब यहाँ पर देखो ये 25 है, अब यहाँ पर देखो a के जगह कितना है -2, तो a का स्क्वायर, b के जगह कितना है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 और a के जगह -2 और b के जगह माइनस वाई। अब ये देखो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 मिलकर हो जाएंगे 25 और यहाँ बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर बचेगा -8y, यहाँ बचेगा 25, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो दोनों ने 4y, तो ये हो जाएगा 4y। दोनों साइड से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गए, कट गए। फिर ये देखो ये 25 भी है दोनों साइड, तो दोनों साइड 25 भी कट गए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, -8y बराबर 4 धन 4y जो है बचा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये जो हमारे पास है, क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो +4y को हम लोग भेजते हैं इधर, तो ये इधर जाकर हो जाएगा -12y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4/-12, इसका मतलब 4 एकदम 4, 4 किया 12 -1/3। तो -1/3 जो है ये हमारा क्या है आंसर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लगाया कि नहीं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, 4 में 8, फिर a स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4y, फिर 25 और 16 और 25 हो गया कैंसिल, 25 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, -8y था, इधर जाके -12y। हाँ ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9 गुणित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणित त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है, तो A अपॉन में B अपॉन में P अपॉन में Q का वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल जो है या समरूप त्रिभुज उसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है हमारे पास A B C, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास P Q R। ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर कब होंगे, जब इनकी इसके क्रमशः जो भुजा है, जैसे AB की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कौन सी है PQ, BC बराबर होना चाहिए किसके QR के, और AC बराबर होना चाहिए किसके PR के। तो अगर दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल है, उनके अगर रिस्पेक्टिव साइड
और उनके एंगल्स भी, इसका एंगल ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका सी, इसका आर। तो अगर उसके एंगल्स और उसके अगर साइड अगर बराबर है तो हम लोग उन ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो देखो सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो इनमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो उसके सम्मुख भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। मतलब ए बी का सम्मुख भुजा है पी क्यू, इसका वर्ग, और AC, AC के सामने वाला कौन है, PR, PR का वर्ग इज इक्वल टू यहाँ क्या है BC और यहाँ क्या है QR, इसका स्क्वायर। ये हमारे पास एक प्रमेय होता है, एक थ्योरम होता है। ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो, जब दो ट्रायंगल कैसे हो, सिमिलर हो। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उनकी भुजाओं के अनुपातों का वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के बराबर होता है। तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो अगर मैं यहाँ से ये जो दिया, देखो मैं प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले तो मैंने थ्योरम आपको समझा दिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास अभी 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो गिवन दैट, हिंदी में लिखना आप दिया है, गिवन दैट दो समरूप त्रिभुज में, हिंदी में लिखना दो समरूप त्रिभुज में, इन टू सिमिलर ट्रायंगल नाइन इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 9 गुणित त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणित त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेना, यहाँ छूट गया एरिया ऑफ करके। तो देखो अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एबीसी का त्रिभुज निकालना चाहूंगा और अपॉन में यहाँ पर मैं निकालना चाहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो इसको गुणा कर रहा था इसको जाकर मैं इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा 16 और यहाँ आएगा अपॉन में 9। तो अब देखो हमको क्या निकालना है इस त्रिभुज में, हमको निकालना है AB अपॉन में PQ। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो होता है त्रिभुज ABC बटे में त्रिभुज क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में क्षेत्रफल ऑफ PQR, ये जो होता है वो उनके सम्मुख भुजाओं के AB का सम्मुख भुजा PQ, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 9। अच्छा अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो AB अपॉन में PQ के होल स्क्वायर के भी बराबर होता है, AC अपॉन में PR के भी होल स्क्वायर के बराबर होता है, BC और QR के होल स्क्वायर के भी बराबर होता है। लेकिन आपने सिर्फ इसी को क्यों चूज किया, तो मैंने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि हमको AB अपॉन PQ ही चाहिए। अगर हमको AC अपॉन में PR चाहिए होता है तो इसको इसके बराबर रखते, अगर हमको BC और QR चाहिए होता तो इसको इसके जगह पर रखते। तो ये भी हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू, ये जो वर्ग है इधर जाकर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा उसके बाद आगे देखो, ये जो इसके अथवा में जो एक थ्योरम दिया है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर दो साइड्स जो होते हैं उसके स्क्वायर के सब के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है प्रूफ करने के लिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन ये हमको इसमें प्रूफ करना है, तो मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो जो है आपके लिए उस पर बना दूंगा जिस पर हम लोग सारे के सारे थ्योरम्स को जो है क्या करेंगे, वहां पर कवर अप जो है कर लेंगे। तो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और सैंपल पेपर को आप पढ़ते रहो, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि साइंस के भी और सोशल के भी जल्द से जल्द जो है क्या हूँ, सैंपल पेपर जो है जल्दी से आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।